तो वे आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत इतिहास के अंदर हम वही क्वेश्चन उठाएंगे जो एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम आपके नजदीक है तो थोड़ी जल्दबाजी करेंगे। और जितने जितने क्वेश्चन जो मध्यकालीन भारत से इतिहास से पूछे जाते हैं वो सब सारे क्वेश्चन हम आज अध्ययन करेंगे। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर सबसे पहले पढ़ा जाता है अरब आक्रमणकारी, कि भारत के अंदर जिन जिन अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो 3 व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहला था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा था मोहम्मद गजनवी। और तीसरा था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, अरब आक्रमणकारी थे। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया मध्यकाल के अंदर, मुसलमानों के अंदर? तो सबसे पहले आक्रमण करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कब किया? कौन करना है कि आक्रमण किया था 712 ईस्वी। कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो भारत पर इसने आक्रमण किया था 712 ईस्वी के अंदर। यह कहां का शासक था? तो ईरान का था। कहां का था? ईरान का यह शासक था। उस समय के अंदर ईरान को पारस कहते थे। ईरान में क्या कहते थे? तो पारस कहते थे। फारस। ईरान में क्या कहा जाता था? तो फारस कहा जाता था। और 712 में जब इन्होंने आक्रमण किया तो किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो ध्यान रखना कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर अधिकार किया। कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया था? सिंध क्षेत्र के ऊपर अधिकार किया, जो वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के अंदर है। जैसे मान लीजिए कि ये जो अपना भारत है, इस भारत का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है इधर वाला, तो ये जो वर्तमान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सिंध नाम से। और सिंध पर अधिकार किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उस समय के अंदर सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का राजा था दाहिर। सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। फिर क्वेश्चन यह आएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 1 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया था? 1 बार। तो मोहम्मद बिन कासिम से पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो इतने ही प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम कहां के थे? ईरान के। आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी के अंदर। कहां पर किया? सिंध पर किया। सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। दाहिर को हरा करके इसने सिंध पर अधिकार किया। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो 1 बार आक्रमण किया। फिर उसके पश्चात में मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी कहां के शासक थे? तो गजनी के थे। कहां के थे? गजनी के। गजनी कहां पर है? तो वर्तमान के अंदर अफगानिस्तान। गजनी वर्तमान कौन सा? अफगानिस्तान। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए? तो भारत पर इसने कुल 17 बार आक्रमण किए थे। कुल कितनी बार आक्रमण किए थे? तो 17 बार आक्रमण किए। क्वेश्चन आए कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो भारत पर कुल इन्होंने 17 बार आक्रमण किए थे। और 17 बार आक्रमण के अंदर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी सिंहासन पर कब बैठा था, यानी गजनी का राजा कब बना था? तो मोहम्मद गजनवी गजनी का शासक बना था 998 ईस्वी के अंदर। शासक कब बना था? 998 ईस्वी के अंदर ये गजनी का शासक है। गजनी का शासक बनने से पहले मोहम्मद गजनवी खुरासान का शासक था। कहां का शासक था? तो खुरासान का। यह भी ध्यान है कि मोहम्मद गजनवी गजनी का शासक बनने से पहले कहां का शासक था? तो खुरासान का था। मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम क्या था? तो मोहम्मद गजनवी के पिताजी का नाम था सुबुतुगीन। मोहम्मद गजनवी के पिताजी का नाम क्या था? तो सुबुतुगीन था। सुबुतुगीन के 2 पुत्र थे, एक तो था मोहम्मद गजनवी, दूसरे का नाम था इस्माइल। तो मोहम्मद गजनवी राजगद्दी पर बैठे
इस्माइल इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था राजनीति के अंदर, तो ये 998 ईस्वी के अंदर राजा बने। पहला आक्रमण इन्होंने कब किया भारत पर, तो ध्यान रखना 1001 ईस्वी कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण कब किया था, तो 1001 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। जबकि इसका विख्यात जो आक्रमण था वो कौन सा, यह पूछा जाता है। तो इसके द्वारा मोहम्मद गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया गया था सोमनाथ मंदिर। कौन सा आक्रमण किया गया भाई, तो 1025 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर कहां पर है, तो महाराष्ट्र के अंदर। सोमनाथ मंदिर कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर। इस मंदिर पर 1025 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और 20 लाख दिनार इसके हाथ लगी थी। कितनी दिनार हाथ लगी थी, तो 20 लाख दिनार किसके हाथ लगी थी, तो आंसर करना है मोहम्मद गजनवी। सोमनाथ मंदिर पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो जाटों ने मोहम्मद गजनवी से कुछ धन लूट लिया था। किसने लूट लिया था, जाटों ने। इसलिए ध्यान रखना 1027 ईस्वी के अंदर 1027 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। और अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो जाटों के विरुद्ध। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध में था भाई, तो जाटों के विरुद्ध के अंदर मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि मोहम्मद गजनवी मूर्ति भंजक था और मंदिरों को लूटता था। कि मूर्ति, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़वाना और मंदिरों को लूटना, ये इसका कार्य था। तो इसने भारत के अंदर जितने भी जगह पर मंदिर वगैरह वगैरह तोड़वाए, लूटपाट मचाने का इसका कार्य था। तो इसने जहां कहीं भी मंदिरों को लूटने का कार्य किया, तो सभी जगह इसने क्या देखा कि जहां जहां पर धन था, यानी सोने वगैरह वगैरह रखे हुए थे, वहां पर लक्ष्मी माता की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी, लक्ष्मी माता की। तो उससे ये प्रेरित होकर के मोहम्मद गजनवी जाकर के इसने अपनी मुद्रा पर लक्ष्मी माता की मूर्ति अंकित करवाई। तो ये ध्यान रखना कि पहला व अंतिम मुस्लिम शासक जिसने अपनी मुद्रा पर माता लक्ष्मी की मूर्ति अंकित करवाई वह कौन था, तो वह मोहम्मद गजनवी। जिसने अपनी मुद्रा पर किसकी मूर्ति अंकित करवाई थी, तो माता लक्ष्मी की मूर्ति अंकित, यानी तस्वीर अंकित करवाई थी। कहां पर, तो अपनी मुद्रा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे, मोहम्मद गजनवी से। फिर मोहम्मद गजनवी के पश्चात के अंदर मैंने बताया था विदेशी आक्रमण के अंदर वो कौन था, तो मोहम्मद गोरी। तो एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे बढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के अंदर। तो यहां से वापस एक बार रिपीट कर देता हूं कि पर्सन कौन कौन से आएंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम से 4-5% आक्रमण कब किया, 712 ईस्वी के अंदर। कहां पर किया, सिंध पर किया। सिंध का राजा कौन था, दाहिर था। और इसने आक्रमण किया कितनी बार, एक बार किया था। यह शासक कहां का था, ईरान का। फिर दूसरा कि मोहम्मद गजनवी, इसने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया, 17 बार किया था। यह राजगद्दी पर कब बैठा, 998 ईस्वी के अंदर बैठा। भारत पर सबसे पहले आक्रमण कब किया, 1001 ईस्वी के अंदर किया। प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था, तो 1025 के अंदर सोमनाथ मंदिर का इसका प्रसिद्ध आक्रमण है। फिर इसका अंतिम आक्रमण कौन सा था, तो 1027 ईस्वी के अंदर जाटों पर इसने आक्रमण किया था। और ये एक ऐसा शासक है जिसने अपनी मुद्रा पर माता लक्ष्मी की मूर्ति को अंकित करवाया था। और इसने भारत, पहले ये राजा कहां का था, गजनी से पहले खुरासान का शासक था। किसका पुत्र था, सुबुतुगीन का पुत्र था। इसके पश्चात में भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कहां का शासक था, गौर का शासक। कहां का था मोहम्मद गोरी, तो गौर का ये शासक था। इसने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण। कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया, 5 बार। तीनों का डायरेक्टली कभी कभी आक्रमण ही पूछ लिया जाता है कि वह सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। कितनी बार, 1 बार। मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार, 17 बार। मोहम्मद गोरी ने कितनी बार, तो भारत पर 5 बार आक्रमण किया। अब 5 बार आक्रमण इन्होंने कब कब किया था, तो सबसे पहला भारत पर आक्रमण किया था इन्होंने 1175 ईस्वी। भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब किया, 1175 ईस्वी के अंदर। किस पर किया था, तो मुल्तान पर आक्रमण। किस क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो मुल्तान क्षेत्र। फिर इसके पश्चात में इसका दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी। 1178 ईस्वी में इसने आक्रमण कहां पर किया था, तो ध्यान रखना, पाटन।
कहां पर है? गुजरात। या कई जगह नाम आ सकता है माउंट आबू, पाटन या गुजरात पर 1178 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था। यहां का शासक कौन था? तो यहां का शासक था भीमदेव सेकेंड। फिर तीसरा आक्रमण 1191 ईस्वी, जिसे हम तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किस पर आक्रमण किया था? तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। फिर चौथा आक्रमण 1192 ईस्वी के, कौन सा? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। किसके विरुद्ध किया था? पृथ्वीराज तृतीय। फिर पांचवा आक्रमण 1194 ईस्वी, कौन सा युद्ध था? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध किसके विरुद्ध किया था? जयचंद गहनवाल। जयचंद गहनवाल। और जयचंद गहनवाल कहां का राजा था? कन्नौज का राजा था। अब इनके अंदर ये ध्यान रखना है कि इन युद्धों में से इसने विजय किसके अंदर प्राप्त की थी, कौन कौन से युद्ध के अंदर ये हारा था। तो ध्यान रखना कि पहला जो इसने आक्रमण किया था, इसके अंदर इसे विजय प्राप्त हुई थी, यानी कि मुल्तान 1175 में जब इसने विरोध आक्रमण किया तो मोहम्मद गोरी को विजय प्राप्त हुई। इसने 1178 में जब गुजरात के भीमदेव सेकेंड के विरुद्ध आक्रमण किया तब इसे हार का सामना करना पड़ा। तो ये दूसरे युद्ध के अंदर, दूसरे अटैक के अंदर इसकी हार हुई। फिर तीसरा अटैक किया 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय के विरोध में, इसमें भी इसे हार का सामना करना पड़ा। फिर 1192 ईस्वी के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर इसने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था, यानी इस युद्ध के अंदर इसे विजय प्राप्त हुई। फिर चंदावर के युद्ध के अंदर भी इसे क्या हुई थी? विजय प्राप्त हुई। तो ये क्वेश्चन आपके मोहम्मद गोरी से पूछ लिए जाते हैं कि मोहम्मद गोरी कहां का शासक था? गौर का शासक। कुल कितने आक्रमण किए? 5 आक्रमण। पहला आक्रमण कब किया? 1175। इसके पश्चात 1178, फिर 1191, उसके पश्चात 1192 और उसके पश्चात में 1194 किया। अब मोहम्मद गोरी के दरबार में कुछ दरबारी रहते थे, जहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिनके अंदर एक तो ध्यान रखना अल-बरूनी। अल-बरूनी किसके दरबार में रहते थे? तो अल-बरूनी मोहम्मद गोरी के दरबार में रहते थे। अल-बरूनी के अलावा कौन थे? फिरदौसी, उसके पश्चात बरूनी, उत्बी। ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये मोहम्मद गोरी के दरबार में रहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अल-बरूनी, फिरदौसी, बरूनी व उत्बी जिसके दरबार में रहते थे तो मोहम्मद गोरी के दरबार में रहते थे। अल-बरूनी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसके बारे में पूछा जाता है, किताब उल हिंद के रचयिता कौन थे? तो अल-बरूनी थे। इन्होंने किताब उल हिंद की रचना की। किताब उल हिंद की, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी की थी, जो किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद गोरी के दरबार में रहते थे। फिर मोहम्मद गोरी की 1206 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद गोरी अपना भारत के अंदर जितना भी इसका जो प्रशासन था वो अपने गुलामों को सौंप देता है, और इसी मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन होता है? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के अंदर सत्ता स्थापित करेंगे और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है और 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। तो ये भी आप एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में हम आगे अध्ययन करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? तो 1206 के 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक का टाइमिंग पीरियड दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का समय काल दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है।
अब पहला प्रश्न तो यही कि दिल्ली संलग्न के अंदर 1206 से 1526 तक ऐसा है नहीं कि किसी एक वंश ने अधिकार किया था। तो इस दिल्ली संलग्न के अंदर कुल 5 वंशों ने अधिकार किया। कितने वंशों ने अधिकार किया? 5। अब 5 वंश कौन से हैं? तो सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा? तो गुलाम वंश। और गुलाम वंश का समय क्या था? तो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी। कि 1206 से 1290 ईस्वी तक किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया? तो गुलाम वंश ने किया। फिर दूसरा वंश था खिलजी वंश। खिलजी वंश ने शासन किया था 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी। फिर इसके पश्चात में था तुगलक वंश। तुगलक वंश ने शासन किया था 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी। फिर 1414 के पश्चात में 4 नंबर पे सैयद वंश। सैयद वंश का शासन है 1414 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी। फिर है लोधी वंश। और लोधी वंश का टाइमिंग है 1450 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी। तो 1206 से लेकर के 1226 तक दिल्ली संलग्न पर कुल 5 वंश ने अधिकार किया था। तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि दिल्ली संलग्न पर अधिकार करने वाले वंशों का सही से क्रम बताइए। तो सबसे पहले किस वंश ने अधिकार किया? गुलाम वंश। गुलाम वंश के पश्चात खिलजी वंश। खिलजी वंश के पश्चात तुगलक। तुगलक के पश्चात सैयद और सैयद के पश्चात लोधी वंश। फिर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली संलग्न के अंदर सबसे कम समय के लिए किस वंश ने अधिकार किया? तो सबसे कम समय के लिए किस वंश ने अधिकार किया था? खिलजी वंश। कि खिलजी वंश ने केवल और केवल कितने वर्षों तक अधिकार किया? 30 वर्षों तक। कि 1290 से लेकर के 1320 तक सबसे कम वर्ष तक अधिकार करने वाला वंश कौन सा था? खिलजी वंश। और सबसे अधिक समय के लिए अधिकार करने वाला वंश कौन सा था? तो तुगलक। सबसे अधिक किस वंश ने अधिकार किया था? तो तुगलक वंश ने किया था। ध्यान रखना कि गाइडों के अंदर आपको यहाँ पर 1412 या 1398 मिलेगा, लेकिन सैयद वंश ने स्थापना 1414 में की थी। तब तक दिल्ली पर अन्य किसी वंश ने अधिकार नहीं किया था। तो इसलिए सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो तुगलक वंश था। और सबसे कम समय के लिए अधिकार करने वाला वंश कौन सा था? खिलजी वंश था। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा वंश? गुलाम वंश। तो स्टार्ट करेंगे कहां से? गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश तक चलेंगे 1526 ईस्वी तक। तब तक का पीरियड कहलाता है क्या? दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर हेडिंग लगाएंगे गुलाम वंश। तो पहला क्वेश्चन तो यही कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना करता है मोहम्मद गोरी कारी गुलाम, जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने क्या की थी? गुलाम वंश की स्थापना की। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है। तो स्थापना कब की थी? 1206 से लेकर के ये रहे थे कब तक? 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी के अंदर शासक बने और कब तक रहे थे दिल्ली पर? तो 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। नेक्स्ट बात ये ध्यान रखना, चाहे गुलाम वंश का नाम आए, चाहे क्वेश्चन ऐसा आए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये भी ध्यान रखिए। सॉरी, दिल्ली सल्तनत का अगर नाम आए तो आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो लाहौर को बनाया था। राजधानी किसे बनाया? लाहौर। अगर आपके क्वेश्चन ऐसा है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आंसर करना इल्तुतमिश।
वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश, जो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था, जिसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं दिल्ली सल्तनत का? क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? दिल्ली को। तथा ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो पहले सुल्तान के लिए भी आंसर करना है इल्तुतमिश, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान पद की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा स्वयं को गुलाम मानता था। किसका? मोहम्मद गोरी का। तो इसने मलिक व सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी भाई? मलिक व सिपह सलार की। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला इल्तुतमिश था। तो अगर हमें प्रश्न ऐसा आए कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश करना है, ना कि कुतुबुद्दीन करना है। जबकि गुलाम वंश का संस्थापक पूछे तो आंसर क्या करना है? कुतुबुद्दीन ऐबक करना है। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? लाहौर को बनाया था। नेक्स्ट और इससे प्रश्न क्या है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। कुतुब मीनार की शुरुआत, कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी? या डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर करना है कुतुबुद्दीन ऐबक। यह क्वेश्चन पर्सनली ऐसे आ गया कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? तो पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। जबकि शुरुआत किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सबसे पहले दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। वो उत्तर भारत की पहली जामा मस्जिद थी, जिसका नाम था, ध्यान रखना, कुवैत उल इस्लाम। कुवैत उल इस्लाम। और कुवैत उल इस्लाम ये उत्तर भारत की पहली जामा मस्जिद, उत्तर भारत की पहली जामा मस्जिद। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी, तो भारतीय ध्यान रखना चेरामन जुम्मा, जो केरल के अंदर है। कहां पर है? केरल के अंदर है चेरामन जुम्मा, जो भारत की पहली मस्जिद है। उत्तर भारत की पहली अगर पूछे तो कुवैत उल इस्लाम है। और इसी के द्वारा एक और मस्जिद का निर्माण करवाया था, जामा मस्जिद का, जिसे हम कहते हैं 2.5 दिनों का झोंपड़ा। क्या कहते हैं? 2.5 दिनों का झोंपड़ा। 2.5 दिनों का झोंपड़ा। तो 2.5 दिनों का झोंपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां पर करवाया था? अजमेर के। अजमेर कहां पर है? राजस्थान। तो ये राजस्थान की पहली जामा मस्जिद। क्वेश्चन ऐसा है कि राजस्थान की पहली जामा मस्जिद कौन सी है? तो 2.5 दिनों का झोंपड़ा, जो कहां पर है? अजमेर के अंदर, जिसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। नेक्स्ट ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। और इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। किसको ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन आए कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। अगर ध्यान रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आए, अगर बाय द वे बख्तियार खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों ही ऑप्शन में हैं, तो आंसर करना है मोहम्मद गोरी। आंसर क्या करना है? मोहम्मद गोरी, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर रखे हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों को जला दिया था, और यह विश्वविद्यालय 6 महीनों तक जलता रहा था। तो ध्यान रखना कि बख्तियार खिलजी ने कौन से विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना, कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त, जो एक गुप्त वंश का राजा था, कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट ध्यान रखना कि इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है।
कि लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, अर्थात लाखों का दान देने वाला। कि लाखों का दान देने वाला किसे कहा गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसीलिए ध्यान रखना, लाख बख्श की किस नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। इसके पश्चात में ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर करके मृत्यु हो जाती है। कि चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर मृत्यु किसकी होती है? चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की होती है। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक होता है। 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक और अन्य किसी शासक की चौगान खेलते वक्त या नाम है पोलो खेलते वक्त और अन्य किसी शासक की मौत नहीं होती। किसकी होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की होती है। तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक कब बना? 1206 के अंदर। कब तक रहा था? 1210। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? लाहौर को बनाया। कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। डायरेक्ट प्रश्न आए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। जबकि पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। कुवैत उल इस्लाम, उत्तर भारत की पहली जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। फिर 2.5 दिनों का झोपड़ा, जो राजस्थान की पहली जामा मस्जिद है अजमेर के अंदर, जिसका निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सेनापति बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त करने के लिए भेजा और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, जो गुप्त वंश का एक राजा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते वक्त या पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर करके हो जाती है। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात में दिल्ली सल्तनत का शासक बनेगा इल्तुतमिश। जबकि बीच के अंदर एक शासक और बनता है आराम सा, जो ओनली फॉर 8 महीने के लिए रहता है। हम एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उन्हीं शासकों का हम अध्ययन करेंगे। तो इसके पश्चात में वेरी इंपॉर्टेंट शासक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक बनता है 1211 ईस्वी और यह शासक रहता है 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक कब बना था? तो 1211 ईस्वी के अंदर बना। और शासक कब तक रहा था? तो 1236 ईस्वी तक रहा था। अब इससे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन से आते हैं? तो ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आंसर करेंगे इल्तुतमिश। या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तब भी आंसर क्या करेंगे? इल्तुतमिश करेंगे। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसने राजधानी दिल्ली को बनाया। इल्तुतमिश ने राजधानी किसे बनाया था? दिल्ली को बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर या गुलाम वंश के अंदर सबसे पहले दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो सबसे पहले दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ने राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ने राजधानी किसे बनाया? लाहौर को। और इसने किसे बनाया? दिल्ली को। और यही दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। कि बगदाद एक खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी, वह कौन था? तो इल्तुतमिश था। ऐसे तो ध्यान रख लेना, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला मोहम्मद गजनवी भी था, लेकिन उसे बगदाद एक खलीफा से अनुमति नहीं थी। तो बगदाद एक खलीफा से अनुमति प्राप्त करने वाला, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने, ध्यान रखना, इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। क्वेश्चन आए कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की। यह क्वेश्चन ऐसा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने, ध्यान रखना, तुर्कान ए चीह लगाने की स्थापना की। तुर्कान ए चीह लगाने। अब बात हम ये करें कि तुर्कान ए चीह लगानी क्या है? तो तुर्कान ए चीह लगानी 40 सरदारों का एक संगठन है। कि 40 सरदारों के एक संगठन की स्थापना किसने की? 40 सरदारों का संगठन। तो 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्कान ए चीह लगानी के नाम से जाना जाता था। तुर्कान ए चीह लगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली के अमीरों का सबसे पहले दमन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया। तो ये भी ध्यान, दिल्ली के
अमीरों का दमन, कि दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? तो दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने किया। नेक्स्ट बात ध्यान रखना कि इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के सम्राट, ख्वारिज्म के सम्राट थे जलालुद्दीन। जलालुद्दीन से मतलब आप जलालुद्दीन खिलजी से मत रख लेना, ये ख्वारिज्म के सम्राट थे जलालुद्दीन, जो चंगेज खां से बचकर के इनके पास में शरण लेने के लिए आए थे, किंतु इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी थी। ये बात ध्यान रखना कि चंगेज खां से बचकर के ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के पास में शरण लेने, सॉरी इल्तुतमिश के पास शरण लेने के लिए आए, किंतु इल्तुतमिश ने इसे शरण नहीं दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शरण नहीं दी थी, तो किसको शरण नहीं दी थी भाई? तो ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को नहीं दी थी। और ये किससे जान बचा करके भाग रहा था? तो चंगेज खां से। किससे जान बचा करके भाग रहा था? तो चंगेज खां से। चंगेज खां कौन था? तो एक मंगोल विद्रोही था जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर रहता था, गोपी मरुस्थल पे। तो चंगेज खां से जान बचा करके ये भाग रहा था, जिसको शरण किसने नहीं दी थी? इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी थी। तो ये है पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इल्तुतमिश से पूछे जाते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? दिल्ली को बनाया। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने की? इल्तुतमिश ने की थी। एकता प्रणाली, तुर्कान ए चेहलगानी, वह दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को शरण नहीं दी। इसके पश्चात में ध्यान रखना, इल्तुतमिश के पश्चात में इसका पुत्र फिरोज शाह जो था वो शासक बना था, लेकिन उसके शासन काल में उनकी माता साहब तुर्कान छाई रही थी, इसीलिए दिल्ली के जो अमीर लोग थे वो भड़क गए और बाद में शासक बनाया किसे? इल्तुतमिश की पुत्री को, जैसे हम इतिहास में रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। तो हम अभी अध्ययन करेंगे रजिया सुल्तान कि इसके पश्चात में शासक कौन बने? तो इनका पुत्र बना था, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रहा था, 1 साल के लिए रहा था। उसके पश्चात में दिल्ली का शासक बने रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान शासिका कब बनी? तो 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि दिल्ली की पहली शासिका कौन थी? तो दिल्ली की पहली शासिका थी रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका। तो दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी, जो कब बनी? 1236 ईस्वी के अंदर बनी थी। किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। नेक्स्ट ध्यान रखना कि रजिया सुल्तान ने जो गैर मुसलमान थे उनको भी उच्च पदों पर आसीन करना शुरू कर दिया। जब गैर मुसलमानों को उच्च पदों पर आसीन करना शुरू किया तो जो तुर्की जो अमीर जो लोग थे वो रजिया सुल्तान से भड़क गए और रजिया सुल्तान को पद से हटा दिया गया था। तो रजिया सुल्तान ने विवाह किया था, ध्यान रखना, अल्तुनिया के साथ। कि रजिया सुल्तान ने किसके साथ में शादी की थी? तो अल्तुनिया के साथ में शादी की थी। इनके साथ में शादी करने के पश्चात रजिया सुल्तान ने पुनः दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया था, किंतु यह असफल रही थी। कि रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ में विवाह करने के पश्चात में पुनः दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु ये क्या रही थी? असफल रही थी। और 1240 ईस्वी के अंदर पंजाब के नजदीक डाकुओं के हाथों इसकी हत्या करवा दी। कि रजिया सुल्तान की हत्या किसके हाथों की गई थी? तो डाकुओं के हाथों पंजाब के अंदर रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी गई थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है रजिया सुल्तान से, जिनसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यही है कि दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो आंसर करना है रजिया सुल्तान, जो किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने किसके साथ विवाह किया? अल्तुनिया के साथ विवाह किया और बाद में इसने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु यह असफल रही और 1240 के अंदर डाकुओं के हाथों इसकी हत्या करवा दी। इसके पश्चात के अंदर 2 अन्य और शासक बने जो वेरी इंपॉर्टेंट नहीं थे। रजिया सुल्तान के पश्चात में गुलाम वंश का जो इंपॉर्टेंट शासक था वो था बलबन।
वेरी रजिया सुल्तान के पश्चात में इंपॉर्टेंट शासक कौन बने थे? तो वो बलबन। बलबन किसके नाम से शासक बने? तो ध्यान रखना, गयासुद्दीन बलबन के नाम से बने। कि बलबन राजगद्दी पर किसके नाम से बैठे थे? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से। और बलबन का बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखना, बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इनके बचपन का नाम। कि बलबन के बचपन का नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। और ये राजगद्दी पर कब बैठे थे, यानी कि दिल्ली की सल्तनत पर कब बैठे? तो 1266 ईस्वी। कि 1266 ईस्वी के अंदर बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली सल्तनत पर बैठे। बचपन का नाम बहाउद्दीन था। नेक्स्ट ध्यान रखना कि बलबन ने ही सिजदा व पेबोस, सिजदा व पेबोस प्रथा की शुरुआत की। क्वेश्चन आए कि सिजदा व पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सिजदा व पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने, ध्यान रखना, नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी। मुसलमानों के अंदर होने वाला नवरोज जो त्योहार है, नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने की थी? तो नवरोज त्योहार की शुरुआत बलबन करता है। सिजदा और पेबोस का मतलब होता है, ध्यान रखना, शीश झुकाना, सलाम अलैकुम करना और हाथों को चूमना, वो है सिजदा और पेबोस। तो सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। इन्होंने ही नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी। क्वेश्चन आया कि नवरोज त्योहार की शुरुआत किसने की थी? तो नवरोज त्योहार की शुरुआत करने वाला शासक बलबन था। बलबन ने ही, ध्यान रखना, तुर्कान एक चीह लगानी, तुर्कान एक चीह लगानी को समाप्त किया था। जो इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी तुर्कान एक चीह लगानी, 40 सरदारों का एक जो संगठन था, उसको समाप्त किसने किया था? तो उसको समाप्त बलबन ने किया था। नेक्स्ट एक बात ध्यान रखना रजिया सुल्तान के लिए, कि रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को त्याग करके राज दरबार में जाने लगी। कि मुसलमानों के अंदर महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा थी, कि उसको त्याग करके दरबार के अंदर जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, जिसने पर्दा प्रथा को त्याग किया था। और क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भारत के अंदर सबसे पहले जजिया किसने वसूला था? तो भारत में सबसे पहले जजिया वसूलने वाला मोहम्मद बिन कासिम था, जो हमने 712 के अंदर पढ़ा था, शुरुआती दौर के अंदर, कि 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अंदर सबसे पहले जजिया वसूला था। और बाद में हम कई शासक और आगे पढ़ेंगे जजिया वाले, कि बहुत सारे शासक होते हैं जो जजिया लगाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर लगाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, लेकिन दी एंड होता है अच्छी तरह से 1722 के अंदर इस जजिया करता, और शुरुआत होती है मोहम्मद बिन कासिम से। नेक्स्ट ध्यान रखना कि बलबन ने अपने विद्रोहियों के विरुद्ध लोहे व रक्त की नीति अपनाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि लोहे व रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? तो लोहे व रक्त की नीति अपनाने वाला शासक था गयासुद्दीन बलबन, जिसने अपने विद्रोहियों के विरुद्ध में लोहे व रक्त की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट ध्यान रखना कि इसी गयासुद्दीन बलबन के दरबार के अंदर अमीर खुसरो व अमीर हसन रहते थे। कि अमीर खुसरो व अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो ध्यान रखना, बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो बलबन के समय से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक दिल्ली के दरबार में रहा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमीर खुसरो की, कि ये कब से कब तक रहा था? तो बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक रहा था। तो देखिए कि बलबन के पश्चात में शमुद्दीन कैमूर बनता है, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। फिर खिलजी वंश, पूरे खिलजी वंश के दरबार के अंदर कौन रहता है? अमीर खुसरो रहता है। खिलजी वंश के अंदर सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी बनता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी बनता है, फिर मुबारक खिलजी बनता है, फिर तुगलक वंश की स्थापना होती है, गयासुद्दीन तुगलक बनता है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है। तो बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली के दरबार में रहने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो ध्यान रखना, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य।
निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध सूफी संत थे कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। और इसी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर है। क्या कहा था? अभी दिल्ली दूर है। ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। और इनके शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार व तबला का आविष्कारक माना जाता है। सितार व तबला, सितार व तबला का आविष्कार किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है सितार व तबला का आविष्कार। जिसे भारत का तोता कहते हैं। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? भारत का तोता, या तूतिए ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके किससे? गियासुद्दीन बलबन से। कि गियासुद्दीन बलबन का बचपन का नाम क्या था? बहाउद्दीन था। इन्होंने सिजदा व पेबोस प्रथा की शुरुआत की थी। नवरोज त्योहार की इन्होंने शुरुआत की थी। तुर्कान ए चेहरा लगाने को समाप्त किसने किया? तो तुर्कान ए चेहरा लगाने को समाप्त बलबन ने किया था। और लोहे व रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लोहे व रक्त की नीति अपनाने वाला शासक बलबन था। बलबन के दरबार में कौन रहते थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो बलबन के समय से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक दिल्ली दरबार में रहा था। अमीर खुसरो को सितार व तबला का आविष्कारक माना जाता है। इसे भारत का तोता व तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो था। निजामुद्दीन औलिया एक प्रसिद्ध सूफी संत था जिसने कहा था अभी दिल्ली दूर है। तो ये हो गई किससे? बलबन से। बलबन के पश्चात अंतिम शासक बनता है गुलाम वंश का, जिसका नाम होता है शमसुद्दीन तैमूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन तैमूर। तो यह गुलाम वंश का अंतिम शासक। फिर नए वंश की स्थापना हो जाती है। वो वंश होता है खिलजी का। नेक्स्ट वंश है कौन सा? खिलजी वंश। खिलजी वंश का समय है 1290 से लेकर के 1320। और खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है? तो जलालुद्दीन खिलजी करता है। फिर इंपॉर्टेंट शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे साके करवाए थे राजस्थान के अंदर। जबकि अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली शासक था दिल्ली सल्तनत का, जिसने एक स्थायी सेना की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि इसी ने ही घोड़ों पर शाही निशान डालने में चेहरे सैनिकों पर हुलिया बनाने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी करता है। वो हम आगे पढ़ेंगे खिलजी वंश में। तो आज के लिए इतना ही। कल के स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश से लेकर के लोधी वंश। खिलजी वंश से लेकर के लोधी वंश तक की कैसे कल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।